हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई सीबीटी 1 के लिए साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेट 4। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस 3 सेट्स फॉर जनरल साइंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट एज सिम्बायोन्ट्स? राइजोबियम, बेसिलस, ई कोली या एक्रोमबैक्टर? क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, आंसर आपने कर लिया होगा। तो बोला गया कि ल्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनके रूट्स में ना एक तरह के बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि सिम्बायोसिस का काम करता है। ठीक है, तो वो जो ल्यूमिनस प्लांट्स है उनमें कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम। देखिए, ल्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? ल्यूमिनस प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके रूट में, ठीक है, जिनके रूट में रूट नोडल्स होते हैं, इनको रूट नोडल्स बोलते हैं। ठीक है, इस तरह का जो दिख रहा है आपको गुच्छा टाइप का, वो गोल गोल टाइप का, ठीक है, ये एक्चुअली ये क्या होता है, रूट नोडल्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, खास करके राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक, अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया करता क्या है? ये राइजोबियम, जैसे हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है 78% एटमॉस्फेयर में है, लेकिन प्लांट जो है वो नाइट्रोजन यूज़ डायरेक्टली नहीं कर पाता, उसको कन्वर्ट करना होता है नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है यही वो काम करता है, इसको जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कराने का। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक तरह के मतलब जो राइजोबियम है एक तो प्लांट के लिए हेल्पफुल है और बैक्टीरिया के लिए ये नूडल्स भी हेल्पफुल है क्योंकि वहीं पे रहता है वो। ठीक है, तो एक दूसरे को जो हेल्प पहुंचाता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग सिम्बायोसिस। ठीक है, एक दूसरे को हेल्प पहुंचाना माने एक दूसरे में रहना, एक दूसरे को हेल्प करना। ठीक है, यानी कि इसके एक के बिना दूसरा अगर अधूरा रह जाता है तो इस रिलेशन को बोलते हैं हम लोग सिम्बायोसिस। ठीक है, तो ये एक दूसरे को हेल्प करता है कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया। समझ में आया? ठीक है, बात करें ई कोली जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये पाया जाता है हम लोग को वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म जो है उनके लोअर इंटेस्टाइन में। ठीक है, और तो ये जो मैंने बताया कि ल्यूमिनस प्लांट्स के अंदर कौन कौन आता है, कौन कौन सा प्लांट्स है, जैसे पीज है, मटर है, बीन्स है, क्लोवर है, उसके बाद आपको जितने भी तरह के दाल होते हैं उसमें आपको क्या मिलेगा, वो प्लांट नोडल्स मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए रूट नोडल्स बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये आपको मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम एसआई यूनिट? इनमें से किसका एसआई यूनिट सेम है? मोमेंटम, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, फोर्स एंड डिस्टेंस, फोर्स एंड प्रेशर। किसका एसआई यूनिट सेम है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं? इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क। ठीक है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो दोनों ही क्या है, दोनों का जो यूनिट होता है वो सेम होता है क्योंकि दोनों ही सेम चीज़ को बतला रहा है। ठीक है, और दोनों ही क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज हो सकता है यहाँ पे ऐसा यूनिट नहीं पूछ के विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम स्केलर क्वांटिटी, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्केलर क्वांटिटीज। तो इस तरह से ऑप्शंस बन सकते थे आपके। ठीक है, और इसकी बात करें दोनों का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? जूल होता है। ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड ए इज सीन, रेड फ्लेम, येलो फ्लेम, क्लीन फ्लेम या ब्लू फ्लेम? क्या देखने को मिलेगा? हम लोग अनसेचुरेटेड कंपाउंड को अगर कंबशन करेंगे, ठीक है, तो किस तरह का हम लोग को फ्लेम देखने को मिलेगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है येलो फ्लेम। ठीक है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, सो इसको अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। तो उसको जलने के लिए ना ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड होता है, बट अगर ऑक्सीजन का डिमांड हम लोग नहीं पूरा कर पा रहे हैं, मतलब वो पूरी तरह से जल नहीं पाता है, तो पूरी तरह से नहीं जलेगा तो किस तरह का फ्लेम हम लोग को देखने को मिलेगा? येलो फ्लेम देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ऑक्सीजन इनसफिशिएंट होता है जिसकी वजह से वो येलो फ्लेम होता है। रेड फ्लेम की बात करें तो जब हम लोग मेटल वगैरह को कंबशन करते हैं, जैसे कि स्ट्रोंशियम है, लिथियम है, तो रेड फ्लेम देखने को मिलता है। ठीक है,
क्लीन फ्लेम का मतलब क्या होता है, हम लोग को कोई भी धुआं वगैरह, राख वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, धुआं वगैरह, ठीक है, उसको क्लीन फ्लेम बोलते हैं। ब्लू फ्लेम भी कब होता है, जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलते हैं, यानी कि आपको कार्बन कार्बन के यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, खास करके अल्केन्स की बात करते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट कंबशन में हम लोग को ब्लू फ्लेम देखने को मिलेगा, और अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन है तो हम लोग को येलो फ्लेम देखने को मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन व्हेन एनहाइड्राइट अंडरगोज हाइड्रेशन, लिमोनेट, मैग्नेसाइट, क्योलिन या जिप्सम। तो एनहाइड्राइट को जब हाइड्रेशन करेंगे तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, कौन सा प्रोडक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। पहले अनहाइड्रेट को समझना पड़ेगा, अनहाइड्रेट होता क्या है, तभी कर पाएंगे हम लोग, उसको हाइड्रेशन करना है, ठीक है। तो ये होता है कि किधर गया, एनहाइड्रेट का मतलब होता है CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। इसको अनहाइड्रेट क्यों बोलते हैं, ये वाटर फ्री है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, एनहाइड्रेट, ठीक है। जब इसके साथ इसको हाइड्रेशन कराएंगे यानी वाटर का क्या कराएंगे, ऐड कराएंगे, तो ये बन जाता है जिप्सम, यानी कि कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2, यानी कि दो वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बनता है जिप्सम। तो याद रखना है जिप्सम का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट और 2H2, ठीक है, दो हाइड्रोजन के वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे इसमें, ठीक है। नेम द वाइट प्रेसिपिट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने CBT 2 के लिए जो ये बनाया है उसमें काफ़ी ज़्यादा बार डिस्कस किया है कि जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन होगा तो ये वहाँ पे वाइट प्रेसिपिट जो बनेगा वो किसका बनेगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका होता है बेरियम सल्फेट, ठीक है। होता क्या है, ये जो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, सोडियम के साथ क्लोराइड आ जाएगा और सल्फेट के साथ बेरियम आ जाएगा, यानी बेरियम सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देने वाला है कि सोडियम क्लोराइड जो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड जो होता है वो डिजॉल्व इन वाटर, माने वाटर में डिजॉल्व हो सकता है, बट बेरियम जो सल्फेट बनेगा, बेरियम सल्फेट वाटर में सोलेबल नहीं होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ये पूरी इसका वाइट प्रेसिपिट हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। द टू आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंटल क्लोरीन आर, क्लोरीन के जो दो आइसोटॉप्स हम लोग को देखने को मिलते हैं वो क्या है, 3517Cl, 3617Cl क्लोरीन, यानी कि 3417Cl, 36Cl18 क्लोरीन का एटॉमिक, यानी ऊपर वाला क्या दिया हुआ है हम लोग को, एटॉमिक मास दिया हुआ है, नीचे एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे पहले आप आंसर कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है, कर लिया होगा आपने। तो ऊपर वाला जो होता है वो एटॉमिक मास होता है, नीचे वाला क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। और एक चीज़ ये कि ये जो है एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को बतलाता है, लेकिन एटॉमिक मास की बात करें यानी ऊपर वाला जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को बतलाता है, ठीक है। इन दोनों का गैप अगर पूछे तो ये किसको बतलाता है, इन दोनों का गैप बतलाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। तो क्लोरीन के जो आइसोटॉप्स मिलते हैं हम लोग को, ठीक है, आइसोटॉप्स मतलब फिर क्या हुआ, आइसोटॉप्स मतलब ये होगा कि उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो सेम ही है, ठीक है, मास नंबर चेंज होगा यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही है, तो याद रखना है आइसोटॉप्स का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर सेम होगा, ठीक है। तो क्लोरीन के जो आइसोटॉप्स पाए जाते हैं वो पाया जाता है क्लोरीन 35, यानी कि एटॉमिक मास 35 का पाया जाता है, और 37 एटॉमिक मास पाया जाता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 17 है, ठीक है। आगे, इन सोलर पैनल एनर्जी कन्वर्शन इज फ्रॉम डॉट डॉट टू सोलर इलेक्ट्रिकल, हीट लाइट, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक। सोलर पैनल में जो हम लोग को एनर्जी का कन्वर्शन देखने को मिलता है वो क्या से क्या, वो देखने को मिलता है सोलर से इलेक्ट्रिकल को, ठीक है। सोलर एनर्जी से हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं सोलर पैनल में, ठीक है।
आइडेंटिफाई द रीज़न फॉर फॉर्मेशन ऑफ डेंटल प्लेग. When acid stick to the teeth, masses of bacterial cells together with food particles stick to the teeth. Saliva stick to the pulp. When bacteria acting on the sugar produce acid. क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं आपने मारा होगा when bacteria acting on the sugar produce acid. तो सरासर गलत मारे आप. ठीक है, ध्यान रखिएगा आप क्या मार रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि टूथ डिके का कारण क्या है, यहाँ पे पूछा है डेंटल प्लेग का कारण क्या है. ठीक है, तो टूथ डिके और डेंटल प्लेग दो अलग अलग टर्म है. ठीक है, तो दोनों का जो फॉर्मेशन है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का जो रीज़न है वो अलग है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का जो होगा इसका आंसर होगा क्या होगा कि मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल टुगेदर विथ फूड पार्टिकल स्टिक टू द टीथ. ये होगा इसका आंसर, यानी बी नंबर होगा. ठीक है, इसको करेक्ट कर दीजिएगा, बी नंबर होगा इसका आंसर. ठीक है, अब जो व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन द शुगर प्रोड्यूस, ये वाला जो होता है ये टूथ डिके होता है. डी नंबर जो होगा टूथ डिके. लेकिन डेंटल प्लेग अलग होता है. डेंटल प्लेग क्या होता है? इज ए स्टिकी कलरलेस फिल्म कंपोज प्राइमरली ऑफ बैक्टीरिया. तो एक तरह का डेंटल प्लेग जो है ये हमारे दांतों से चिपक जाएगा, है ना, कलरलेस होगा, जिसमें बैक्टीरिया भी होगा. देयर वेस्ट प्रोडक्ट एंड सिल्वरी प्रोटीन्स मिक्स विद द फूड रिमेनेंट्स. जो है फूड का जो बचा हुआ पार्टिकल्स है उसके साथ क्या करता है वो ठीक है, वो दांतों में जाकर के चिपक जाता है, उसी को बोलते हैं डेंटल प्लेग. ठीक है, तो ये इसका कारण क्या है? व्हेन लार्ज कलेक्शन ऑफ मासेज ऑफ दीज बैक्टीरियल सेल्स कलम्स टुगेदर विथ फूड पार्टिकल्स एंड एडहेयर टू टूथ सरफेस, इट स्ट्रक्चरली फॉर्म्स द प्लेग लेयर. ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करा सकता है, साथ साथ नेगेटिव भी दिलवा सकता है. तो ठीक है, तो इस पे दिमाग में रखना है कि शुगर जो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो बैक्टीरिया के जो द्वारा जो शुगर जो खाना वगैरह है उसको वहाँ पे जो एसिड प्रोड्यूस करता है वो होता है टूथ डिके. लेकिन डेंटल प्लेग में क्या होता है कि हमारा जो फूड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दांत के साथ चिपक जाते हैं. ठीक है, दांत से चिपक जाते हैं. ठीक है, वहीं पे बैक्टीरिया अटैक करता है, उसको वो चिपका करके रखता है. ठीक है, इसको बोलते हैं डेंटल प्लेग. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. इनमें से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या है? विजिबल रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड रेज या एक्स रेज. ठीक है, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि याद नहीं रहता. एक तो याद अगर कर भी लीजिएगा तो शॉर्टेस्ट कौन था, ग्रेटेस्ट कौन सा था, ये इसमें भी कन्फ्यूजन होता है. ठीक है, तो आपको सिक्वेंसली याद करना है कि गामा जो रेज है, ठीक है, इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है. ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो होता है वो गामा का होता है. आप कैसे याद रखिएगा, कुछ भी बनाइए. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? XUV जो गाड़ी बोलते हैं हम लोग, XUV. ठीक है, SUV बोलते हैं. ठीक है, तो उससे याद हो जाएगा. सबसे कम वेवलेंथ जो होता है वो गामा रेज का. सबसे ज़्यादा किसका होता है? माइक्रोवेव का. ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी सजाने को आता है बहुत बार कि आप इसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाइए. तो सबसे ज़्यादा माइक्रोवेव. ठीक है, ऐसे याद रखिएगा. एक तो पकड़ लीजिए कि गामा रेज का वेवलेंथ सबसे कम, उसके बाद एक्सरे होगा, उसके बाद यूवी अल्ट्रावायलेट रेज विजिबल, उसके बाद IM. ठीक है, तो गामा, XUV, IM. ठीक है, इसका जो वेवलेंथ है बहुत बार पूछ लिया जाता है कि वेवलेंथ गामा रेज का वेवलेंथ कितना होता है, तो 10⁻⁻11 मीटर से भी कम होता है. ठीक है, और यहीं पे पूछ लेता अगर एनर्जी के बाद, तो वेवलेंथ का उल्टा होता है एनर्जी. जिसका वेवलेंथ कम था एनर्जी उसका ज़्यादा होगा. व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन ए सब्सटेंस स्पॉन्टेनियस मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन टेक प्लेस? गैसियस एक्सचेंज, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, सर्कुलेशन. क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो बोला गया कि उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे जब ये सब्सटेंस जो है स्पॉन्टेनियसली मूवमेंट करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर. ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग डिफ्यूज़न. ठीक है, यहाँ पे सब्सटेंस की बात किया है इसलिए डिफ्यूज़न. लेकिन अगर बोलता कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स
थ्रू प्रेमेबल मेम्ब्रेन, तो ये हो जाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। ऑस्मोसिस में आपको क्लियरली सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल्स बोल देगा, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू परमेबल मेम्ब्रेन, तो वो ऑस्मोसिस होगा। लेकिन डिफ्यूज़न में क्या बोला है, सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट डिजीजेज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण से होने वाली बीमारी क्या क्या हो सकता है? ट्यूबरकुलोसिस, मेजल्स, निमोनिया। मेजल्स, चिकन पॉक्स, एड्स, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, मेजल्स, डिप्थेरिया, ठीक है। तो आपको अगर नहीं पता है कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कैसे याद रखेंगे या क्या क्या होता है, तो मैं यहाँ पे आई बटन पे, यहाँ पे देखिएगा ऊपर में आपको आ रहा होगा, ठीक है, क्लिक कीजिए वहाँ से आपको बैक्टीरिया से रिलेटेड जितनी भी बीमारी हैं उसका शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाया है वो याद करने के लिए, ठीक है, आपको याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। बैक्टीरिया से, वायरस से, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, ठीक है, ये जो है बैक्टीरिया से होते हैं, ठीक है। बाकी आप चाहें तो डेप्थ में और पढ़ सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। उसी तरह से टाइफाइड जो होता है सैल्मोनीला टाइफाइड, तो इस तरह से आप ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट मीन्स वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप्स, पीरियड या ऑर्बिटल्स। पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल्स कॉलम होते हैं इसका मतलब वो क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर होता है हमारा ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ये जो वर्टिकल कॉलम दिख रहा है आपको, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वाला, ठीक है, इसी तरह से ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, ये वर्टिकल कॉलम जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? कॉलम्स को ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल पूछा जाए, हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोलते हैं? तो हॉरिजॉन्टली ये, ठीक है, जैसे कि लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, तो ये क्या हुआ, ये जो हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टल जो रो है इसको पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। एक पीरियड, दो पीरियड, दो तीन पीरियड, और इधर से काउंटिंग कीजिएगा तो जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, ये ग्रुप्स में आता है, ठीक है। तो ग्रुप 1 में ये सारे, ग्रुप 2 में ये सारे, उसी तरह से पीरियड 1 में ये सारे, पीरियड 2 में ये सारे, ठीक है। तो वर्टिकली जो होता है वो होता है ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टली जो होता है वो होता है पीरियड, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्रुप्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा है जो कि यूनिसेल्युलर नहीं है? एमीबा, मोल्ड, यूग्लिना, पैरामीशियम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोल्ड। एमीबा की बात करें तो ये प्रोटोजोआ है। यूग्लिना जो है ये भी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और सिंगल सेल का होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछा ही गया है कौन सा यूनिसेल्युलर नहीं है, तो एमीबा भी यूनिसेल्युलर है, प्रोटोजोआ है। उसके बाद पैरामीशियम की बात करें तो ये भी यूनिसेल्युलर है। बात करें मोल्ड्स की तो ये मल्टी सेलुलर फंगी होता है, ठीक है। मोल्ड जो किस कैटेगरी में आता है? फंगी की कैटेगरी में, और मल्टी सेलुलर है, ठीक है। बाकी हो सकता है ये भी पूछा जाए कि एमीबा जो है ये किस कैटेगरी में आता है? तो प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसी तरह से पैरामीशियम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज देयर एनी एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टर्स? डिकम्पोजिशन, एडिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्टॉर्शन रिएक्शन? ठीक है, तो बोला गया कि एक तरह का रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट के बीच में क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। तो ये किस तरह का रिएक्शन होता है? तो ये हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आयंस का एक्सचेंज, यानी पॉजिटिव आयन जो कैटायन बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव आयंस एनायंस बोलते हैं, ठीक है, वो क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि रिएक्टेंट जो था ए बी प्लस सी डी के साथ रिएक्शन किसके प्रोडक्ट जो बन रहा है ए डी प्लस सी बी बन रहा है, ठीक है, या बी सी बन रहा है। तो ये जो है ये एक्चुअली डबल डिस्प्लेस में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आयन का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। विच ऑर्गेनेल इज कॉमन बिटवीन यूकैरियोटिक एंड ए प्रोकैरियोटिक सेल? सेल ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन या राइबोसोम्स?
तो बोला गया कि सेल का कौन सा ऑर्गेनली है जो कि दोनों में, यूकेरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में भी, प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है दोनों में ही पाए जाते हैं, यूकेरियोटिक की बात करें या फिर प्रोकैरियोटिक की बात करें। ठीक है, दोनों में ही पाए जाए। बाकी सेल ऑर्गेनल्स है, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, ये जो है ये सारे को किसको मिलेगा? सिर्फ हम लोग को यूकेरियोटिक्स में मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख भी सकते हैं, इन दोनों में देख सकते हैं, ये जो है आपका प्रोकैरियोटिक सेल है और ये है यूकेरियोटिक सेल। ठीक है, इनमें देख सकते हैं क्या क्या चीज़ मिल रहा है और क्या क्या चीज़ इसमें मिल रहा है। ठीक है, इन दोनों, यहीं से हम लोग डिफरेंसेस निकाल सकते हैं कि एक में क्या क्या चीज़ नहीं मिल रहा है और इसमें क्या क्या चीज़ नहीं मिल रहा है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, राइबोसोम्स यहाँ पे भी है, राइबोसोम्स यहाँ पे भी है। ठीक है, उसी तरह से बात करें हम लोग सेल वॉल देखिए। ठीक है, क्या यहाँ पे सेल वॉल है? यहाँ पे देखिए सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सेल वॉल है। ठीक है, डीएनए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं आसानी से अपने आप से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? राइबोसोम जो है दोनों में पाया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग polyhalogen compound is used in the production of the freon refrigerant and 2022? Chloroform, dichloro-diphenyl trichloroethane, methyl chloride, carbon tetrachloride। ठीक है, तो बोला गया कि इनमें से कौन सा पॉलीहेलोजन कंपाउंड है जो कि फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट जो है R22 उसका प्रोडक्शन में यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CaCl3। ठीक है, तो ये जो है फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट जो है R22 का प्रोडक्शन में यूज़ होता है। ठीक है, इसमें अगर दो हाइड्रोजन फ्लोराइड अगर मिला ले, जो क्लोरोफॉर्म है उसमें अगर दो हाइड्रोजन फ्लोराइड मिला ले तो ये बन जाएगा फ्रीऑन बन जाएगा। ठीक है, CaClF3 और 2HCl। ठीक है, which type of mirror is used by the dentist to concentrate light on the tooth to be examined? Plane, plano convex, convex या concave? ठीक है, तो बोला गया कि डेंटिस्ट के द्वारा जो मिरर यूज़ किया जाता है टूथ को एग्जामिन करने के लिए, ये किस तरह का मिरर यूज़ करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कनकेव। ठीक है, अब समझिएगा कनकेव क्यों यूज़ करते हैं। कनकेव जो है ये लाइट्स को एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट कराता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है डॉक्टर्स जो है दांत को क्लियरली देख पाते हैं। ठीक, और माने तो क्या समझे, सबसे पहले कनकेव मिरर लाइट को क्या कर रहा है? एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट कराता है। ठीक, और ये भी याद रखना है कि कनकेव मिरर में जो है इमेज जो है वो बड़ा दिखता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जैसे हेडलाइट में भी कनकेव मिरर ही यूज़ होता है क्योंकि वो क्या कर रहा है? लाइट को एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ट करा रहा है। ठीक है, उसी तरह से और इमेजेस को बड़ा करेंगे तो डेंटिस्ट जो है आसानी से देख पाएंगे कि दांत में क्या हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि इमेज को क्या करता है? मैग्नीफाई करता है। उसके बाद जिसकी वजह से क्या होगा? वो कैविटीज़ वगैरह, क्रैक्स वगैरह आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। मायोपिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? नोज, आई, ईयर, स्किन। ठीक है, तो मायोपिया जो है, ये जो बीमारी है वो आई से रिलेटेड है। मैंने मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम्स में आते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे मैंने जो भी क्वेश्चंस बनते हैं मैंने यहाँ पे एक आई बटन पे मैं दे दूँगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि मायोपिया से किस तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, आसान है, जो भी जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ पे देख सकते हैं आसानी से। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड? आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम या एल्युमिनियम? इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा? ठीक है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। ठीक, इसको समझने के लिए ना आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए।
ठीक है। तो रिएक्टिविटी की ये सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, जितने भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज़ पता होना चाहिए आपको, और रिएक्टिविटी सीरीज़ का भी लिंक दे दूंगा मैं, ठीक। तो रिएक्टिविटी आप देखना हुआ हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और क्लोरीन होता है, ठीक, यही होता है। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन नहीं कर पाएगा, जो मेटल का जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, जो हाइड्रोजन से नीचे है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद हो तो याद करिएगा, कॉपर जो है वो नीचे है हाइड्रोजन से, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे है, तो वो क्या हाइड्रोजन को हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिएक्शन ही नहीं करेगा कॉपर के साथ, ठीक है। बाकी बात करें आयरन है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये सारे ऊपर में आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, तो आसानी से इसको हटा पाएंगा हाइड्रोजन को, ठीक है। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी याद रखना है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन मशरूम इज सेप्रोफाइटिक, हेलोजोइक, सिम्बायोटिक या पैरासाइटिक। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट सिम्बायोटिक, ठीक है। हम लोगों ने सिम्बायोटिक के बारे में पढ़ लिया पूरा अभी थोड़ी देर पहले, ठीक। जैसो जो राइजोबियम बैक्टीरिया था वहीं पे पढ़े हम लोग, ठीक है। उसके बाद बात करें सेप्रोफाइट जो है मशरूम जो है वो क्या होता है, वो सेप्रोफाइटिक होता है, ठीक है। सेप्रोफाइट का मतलब क्या होता है, जो अपना खाना लेता है कहाँ से, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। जो अपना खाना लेता है या एंजाइम लेता है, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करके तो वो आता है सेप्रोफाइटिक में। तो मशरूम भी क्या है, सेप्रोफाइटिक है, ठीक है। सिम्बायोसिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। पैरासाइटिक हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक। पैरासाइटिक है, होलोजोइक है, सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि पैरासाइटिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आगे। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाई क्रोमोसोम्स इन नॉर्मल फीमेल। फीमेल में वाई क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 1 होते हैं, 0 होते हैं, 2 होते हैं या 21 होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। वाई क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मेल में पाए जाते हैं, फीमेल में नहीं, ठीक है। तो ये जानबूझ के क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह से कि फीमेल में कितने पाए जाते हैं, वाई क्रोमोसोम्स 0 पाए जाते हैं, ठीक है। सुनिएगा, ह्यूमन में जो है वो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, मैंने 23 पेयर मतलब तो 46 टोटल में हम लोग को क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन घुमा के पूछता है, देखिएगा सुनिएगा, क्वेश्चन में कभी पूछता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन ह्यूमन सेल, तो ये हो जाएगा 46। लेकिन बहुत बार पूछा जाता है इसे, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम्स, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन ह्यूमन सेल, तो ये कितने होंगे, 23, ठीक है, डिपेंड करता है। अब सुनिएगा, फीमेल में जो है वो XX क्रोमोसोम्स 2 होते हैं, ठीक है, 2XX क्रोमोसोम्स, या फिर ये भी बोल सकता है कि 1 पेयर ऑफ X क्रोमोसोम्स, समझ में आया। और मेल में, ये फीमेल की बात कर रहे थे, X क्रोमोसोम्स कितने पाए जाते हैं, 2 या फिर 1 पेयर। उसी तरह से मेल में जो है कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो एक जो है X और एक Y क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यही जो XX और XY क्रोमोसोम्स है, यही जेनेटिक जो सेक्स का जेनेटिक सेक्स है यही डिटरमाइन करता है, ठीक है। वर्किंग ऑफ सोलर सेल इज बेस्ड ऑन स्टार्क इफेक्ट, कोलम्स इफेक्ट, जीमन इफेक्ट या फोटोवोल्टिक इफेक्ट। ठीक है, तो सोलर सेल का जो वर्किंग है वो फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे काम करता है, ठीक। तो उसमें कैसे काम करता है कि जैसे ही सनलाइट से फोटोन्स जो है वो स्ट्राइक करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल के, खास करके सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन, सिलिकॉन, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन ए फ्लावर एंड हनी बी विल हेल्प द फ्लावर फॉर faster development, pollination, quick germination of pollen, increase in size। फ्लावर और हनी बी के बीच में जो रिलेशन है वो किस तरह का रिलेशन है, क्या होने में हेल्प करता है या
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोलिनेशन। ठीक है, तो हनी बी हुआ या और भी तरह के जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, वो फ्लावर में आके बैठते हैं और तब जाके पोलिनेशन होता है। पोलिनेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू एंथर। सॉरी, सही बोल रहे हैं? ठीक है, फ्रॉम सॉरी एंथर टू स्टिग्मा, है ना। जो फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल का होता है एंथर और फीमेल का जो होता है वो होता है स्टिग्मा। तो एंथर से जो स्टिग्मा ट्रांसफ़र होगा पोलन ग्रेन्स, वो हनी बी के द्वारा या अदर इंसेक्ट्स के द्वारा ही होता है, जिसको प्रोसेस को हम लोग पोलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑफ इस वेव डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ साउंड, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड। लाउडनेस ऑफ साउंड को कैसे किससे डिटरमाइन करेंगे हम लोग? ठीक है, तो वो होता है एम्पलीट्यूड से। एम्पलीट्यूड क्या होता है? जो पार्टिकल्स होता है उसका जो डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है फ्रॉम रेस्ट पोजीशन से, वही होता है उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? उसका एम्पलीट्यूड होगा, और वो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना उसका लाउडनेस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आगे, ठीक है, और जैसे फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो मोटा पतला को करते हैं, और ये लाउडनेस की बात करते हैं। ठीक है, जैसे औरतों की, लेडीज़ का जो आवाज़ होता है वो पतला होता है, तो वो, और मर्दों का आवाज़ थोड़ा सा इस तरह से होता है ना। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। और लाउडनेस क्या होता है? लाउडनेस, जैसे मैं अभी आहिस्ते आहिस्ते बात कर रहा हूँ और ज़ोर से बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है? ये लाउडनेस है। ठीक है, जो कि एम्पलीट्यूड डिसाइड करता है। अकर्स इन रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, बोथ 1 and 2। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन में जो होता है वो ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन भी होता है। ठीक है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए स्ट्रेट कैरिंग करेंट कंडक्टर लुक लाइक स्ट्रेट लाइन, एक्लिप्स, हाइपरबोला या कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, मैंने मार्क करना नहीं किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग अगर कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हम लोग को देखने को मिलेगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखने को मिलेगा हम लोग को। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मार्क किया मैंने, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो जाएगा। ठीक है, अगला सुनिएगा। एक्सरे वेयर डिस्कवर्ड बाय द फॉलोइंग? चैडविक, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, विल्हेम रॉन्गटन या जेटी वेल्टन। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विल्हेम रॉन्गटन हो जाएगा। ठीक है, एक्सरे जो डिस्कवर किए थे विल्हेम रॉन्गटन जी ने किए थे। ठीक है, उसके बाद चैडविक जो है वो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, और रदरफोर्ड की बात करें तो एटॉमिक न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स? मीथेन, बेंजीन, ओजोन या कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स क्या होता है या कौन सा है? ठीक है, तो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स को समझने के लिए प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं वो भी समझना पड़ेगा। होता क्या है ये भी समझना है, तभी एग्जांपल्स बोल पाएंगे। ठीक है, तो दो तरह के एयर पोल्यूटेंट्स को हम लोग जनरली डिस्कस करते हैं मेनली। ठीक है, एक तो होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। अब प्राइमरी का मतलब क्या होता है? कहीं से रिलीज़ हुआ, वो एयर में चला गया। ठीक है, किसी भी सोर्स से निकला, जैसे गाड़ी वगैरह से निकला या कहीं और से निकला। ठीक है, वो डायरेक्ट एयर में चला गया, तो वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे मीथेन है, बेंजीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे प्राइमरी
ठीक है, मतलब कहीं से भी निकला, जैसे कार से निकला, फैक्ट्री से निकला, गैसेस वगैरह से निकला, वो क्या होता है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो एयर में आने के बाद फिर रिएक्शन करेंगे और वो दूसरे फॉर्मेट में मिलेंगे हम लोग को, ठीक है, ऐसे को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। मान लेते कोई गैस निकला, जैसे ही किसी गाड़ी वगैरह से निकला, व्हीकल्स वगैरह से, और एयर में आते ही वो रिएक्शन कर गया, कोई और तरह का पोल्यूटेंट बन गया, ठीक है, तो इस तरह के बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे ओजोन है, ओजोन तो ओजोन फॉर्म्स, ओजोन कब बनता है, जब सनलाइट रिएक्ट्स करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ एंड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, तब जाके ओजोन बनता है। तो एग्जांपल है प्राइमरी और सेकेंडरी का। तो इसमें से क्या हो जाएगा, हमारा जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होगा वो ओजोन होता है, ठीक है। मीथेन की बात करें, बेंजीन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स, बेरियम, पोटेशियम, कॉपर, सोडियम। इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कुकिंग वेसल्स बनाने में, यानी कि खाने का जो बर्तन बनाने में यूज़ होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। कॉपर क्योंकि इसका थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट को सप्लाई करने का, ठीक है, जो हीट को आसानी से क्या करे, सप्लाई करे, ठीक है, क्योंकि हमको खाना पकाना है तो हीट को सप्लाई करेंगे तभी तो पूरा बर्तन गर्म होगा, गर्म होने से वो पूरा खाना बनेगा, पकेगा। नहीं तो पता चला जहाँ पे गैस आ रहा है या चूल्हा जल रहा है वहीं पे सिर्फ खाना गर्म हो, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ये बेटर कंडक्टर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, जिसकी वजह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई होता है। इसका मतलब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब आप जैसे खाना पका रहे हैं तो ये नहीं कि गलना स्टार्ट हो जाए, मैंने जो पका रहे हैं खाना के साथ साथ पता चला बर्तन भी पिघलने लग गया, ठीक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि पिघलने लग जाए, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपर का यूज़ करते हैं, ठीक है। The unwanted earthy impurities like sand, limestone, rocky material present in the ore are called gangue, calcination, refining या metallurgy, ठीक है। तो इसका आंसर होगा गैंग होगा, ठीक है। इसका आंसर जो होगा गैंग का मतलब क्या होता है, जो जब हम लोग किसी भी मेटल वगैरह को निकालते हैं तो उसके साथ बहुत तरह का इम्प्योरिटीज़ मिलता है हम लोग को, ठीक है, यानी ओर के साथ जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह मिलता है उसको क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। बाकी कैल्सिनेशन, रिफाइनिंग, मेटलर्जी जो है, मेटलर्जी और रिफाइनिंग जो है माने ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने को मेटलर्जी बोलते हैं, तो ये रिफाइनिंग के अंदर भी आ जाएगा। कैल्सिनेशन की बात करें तो कैल्सिनेशन क्या होता है कि जो ये है जैसे कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है, एक मेटलर्जिकल प्रोसेस है जिसमें ओर को हीट किया जाता है हायर हीटेड टू हाई टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ओर को हीट किए लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसा कि नहीं कि पिघलने लग जाए, चाहे वो एब्सेंस ऑफ एयर या फिर बहुत कम ऑक्सीजन का सप्लाई देते हैं, तो उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, हीट कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत कम दे रहे हैं या ना ही दे रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ है, ठीक है, वो रिमूव हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन में हम लोग वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ को हटाते हैं, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किए। उम्मीद करता है वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, है ना। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको आप अगर जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो ये सारे वीडियोस मस्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं, नेक्स्ट प्लेलिस्ट। और मैंने जो आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 वीडियोज़ के बारे में, एक तो रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में, उसके बाद आपको बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी क्या है, ठीक है, वो सारी आपको वीडियोज़ भी देख लेनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।